Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the topic, that is periodic properties. Okay, तो लास्ट क्लास तक हम स्टडी कर चुके हैं, लास्ट 2 लेक्चर्स में। ये हमारा 3rd लेक्चर है पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे। तो हम उसमें पढ़ चुके हैं अभी तक क्या, एटॉमिक रेडियस, देन आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे पास कोई एक स्पीसीज है, लाइक दिस, ठीक है। हमारे पास कोई भी एक एटम है एक्स, ठीक है। अब उस एटम पे आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। उस इलेक्ट्रॉन पे आप एटम पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, तो ये एक्स किस में जाएगा बच्चा? एक्स माइनस में, ठीक। अब ये x जो है एटम कन्वर्ट हो गया इसके आयन में, ये एटम किस में कन्वर्ट हो गया? इसके आयन में, ठीक है। अब जैसे आपने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया है, तो यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं बच्चा, क्या कि या तो एनर्जी हो सकता है इस सिस्टम, इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी या तो लिबरेट हो जाए, रिलीज हो जाए, या एनर्जी ये सिस्टम गेन करे। यानी कि यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 केसेस कैन प्रोसीड। द रिएक्शन में बी एंडोथर्मिक और द रिएक्शन में भी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में रिप्रेजेंट करते हैं अपन डेल्टा एच के साथ। डेल्टा एच इसका क्या बोलते हैं अपन? एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव, तो डेल्टा एच पॉजिटिव, यानी कि एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो सिस्टम को। यानी कि ये एक्स मान लेते थोड़ी देर के लिए, इस एक्स एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, और ये x माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे इस x ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आपने एनर्जी इसको देनी पड़ी है, तो उसका मतलब क्या हो गया? एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। रिलीज होने का क्या मतलब है बच्चा? कि जैसे x ने, अब मान लेते थोड़ी देर के लिए, ये जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होगा कि जैसे हमारा ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहां पे एनर्जी बाहर निकलेगी। तो पहले वाले केस में तो आपको एनर्जी देंगे तो जाके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और सेकेंड वाले केस में जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है। और इसी यहाँ पे एनर्जी में कितना चेंज आया है, उसी चेंज को हम क्या बताते हैं स्टूडेंट? एक वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या वर्ड यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का तो मतलब क्या होता है बच्चा? एनर्जी। एंथैल्पी तो क्या हो गया यहाँ पे? एनर्जी। गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? वो सिस्टम गेन कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, x ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी एक्सचेंज होगा। कुछ केसेस में एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ती है तो जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बट दोनों ही केस में यहाँ पे देखो कुछ एनर्जी चेंज आ रहा है, तो इसी एनर्जी चेंज को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रिप्रेजेंट करते हैं इसको जनरली डेल्टा एच ई जी से। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इसको डेल्टा एच ई जी से, ठीक है। अब इसको तो अपन समझ लेंगे कि एंडोथर्मिक कब होगा, एक्सोथर्मिक कब होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे साथ ही साथ लगे हाथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ रही है, उसके अपोजिट साइन के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें देगा क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल अभी अपन ने देखा था कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हो रही थी कि जहां पे इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, जैसे कि हमारे पास M, कोई गैसियस एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? M माइनस में, ठीक है। अच्छा, मान लेते थोड़ी देर के लिए ये जो रिएक्शन है अपने आप में क्या हो रही है? एक्सोथर्मिक है। एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब डेल्टा एच क्या? नेगेटिव। एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव। तो जो भी डेल्टा एच ई जी का साइन है उसको मल्टीप्लाई कर दो एक बार दोबारा नेगेटिव साइन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोल देंगे अपन? नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा एच ई जी को। तो डेल्टा एच ई जी नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आ गया? पॉजिटिव। अगर हमारे पास ऐसा हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है? अब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि इसको कितना एनर्जी वहां पे एक्सचेंज हुआ है, कि जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि तो कितना किसी सिस्टम में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम बताएंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ही आसान है, ठीक है।
अच्छा अभी वो फिर भी एक पॉइंट अपन को देखना है कि कब इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी हो पॉजिटिव होगी, कब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगी, उसको भी समझेंगे। फिलहाल एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे वापस से कवर करते हैं। क्या द सेकंड EA2 का मतलब क्या है कि जब सेकंड टाइम आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, सेकंड टाइम का क्या मतलब है, जैसे कि आपके पास क्या है बच्चा, ऑक्सीजन है, ठीक है, या हमने ले लिया क्या, फ्लोरीन ले लिया, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, लेट्स सपोज फ्लोरीन ले लिया। फ्लोरीन पे आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो एक कहाँ पे चलेगा, F- में चलेगा। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी एक्सचेंज होगा, उसको तो बोल दिया हमने डेल्टा H Eg1, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, या इसी को क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, ठीक है। दोनों में क्या रिलेशन होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और आपने इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो कहाँ पे जाएगा, F-2 में, तो इसको बोल देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 सेकंड, और इसी को बोल देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, ये कुछ एटम के लिए तो होता है पॉजिटिव, कुछ एटम के लिए होता है नेगेटिव। बट यहां पे बात ध्यान देंगे बच्चा, क्या कि जब किसी भी स्पीशीज में आप जब सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, यानी कि हमारे पास एक अनायन में F- मतलब क्या कि आपके पास क्या है, एक अनायन है। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, अनायन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। तो कभी भी जब अनायन पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो यहां पे हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो प्रोसेस होगा हमेशा कैसा रहेगा बच्चा, एंडोथर्मिक रहेगा। ये हमेशा प्रोसेस कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा Hg इसमें हमेशा कैसा रहेगा, ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव को यहां पे मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि क्यों हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कि देखो हमारे पास एक आयन है, अनायन है, यानी कि F के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज मतलब आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब ये हमारे पास F- है, ठीक है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करना चाह रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या करना चाह रहे हो, इसमें ऐड करना चाह रहे हो। हम ये जानते हैं क्या कि दो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, नेगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, या पॉजिटिव चार्ज है तो भी वो क्या होता है, वहां पर रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे देखो ना बच्चा, इस F पे पहले से नेगेटिव चार्ज है और आप ऐड कर रहे हो एक इलेक्ट्रॉन को, तो इस आयन में और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा बच्चा, रिपल्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। और इस रिपल्शन है, बट फिर भी आपको तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही करना ही है। F-1 से कहां पे जाएगा, F-2 में, तो इलेक्ट्रॉन आपको ऐड ही करना ही है। तो आप बोलोगे कि फोर्सफुली इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं सबसे इजी सा एग्जांपल बताता हूं ना, रिपल्शन वाला केस। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे पास नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ये भी मेरे पास क्या है, नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल क्या करेंगे एक दूसरे को, बोलो अट्रैक्ट की रिपेल, तो आप बोलोगे कि सर रिपेल करेंगे। अब रिपेल तो कर रहे हैं, बट मेरे को इसको पास में लाना ही है, इस नॉर्थ पोल को इस नॉर्थ पोल के पास मेरे को लाना ही, तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी मेरे को, यस। तो उसी तरह से यहां पे देखो कि इस अनायन में अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही है तो रिपल्शन होगा। अगर इस रिपल्शन को ओवरकम करना है, अगर इस रिपल्शन को क्या करना है आपको, ओवरकम, इस रिपल्शन को अगर ओवरकम करना है तो आपको हमेशा एनर्जी यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि डेल्टा Heg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या रहेगी, इसमें पॉजिटिव रहेगी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रहेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम बोल सकते हैं हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या बोले, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे देखो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सेकंड है हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, ठीक है, समझा क्या। सो ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हो गया अबाउट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आया क्या, नहीं, चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। जैसे हमारे पास है फ्लोरीन है, हमारे पास क्या है बच्चा, फ्लोरीन आपने लिया है, ठीक है। फ्लोरीन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से 1s2 2s2 2p कितना 5। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 1s2 2s2 2p5। ये इसका बोलते हैं इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका क्या है बच्चा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कितने वहां पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है अभी 7, कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है अभी यहाँ पे 7। अब अगर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अगर आपने इस फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया
तो ये कहाँ पे जाएगा, F-1 में, F-1 में, यानी कि 2p में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो 2p कितना हो गया 6, यानी कि 2s2 और 2p क्या हो गया बच्चा 6 हो गया। अभी हमारे पास जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे कि सर 8। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन केमिकल बॉन्डिंग में, जो कि अपन स्टार्ट भी करेंगे आफ्टर नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो वहाँ पे अपन देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी स्पीशीज का अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, अगर किसी भी स्पीशीज का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट मतलब क्या, कि इसके जो वैलेंस शेल होता है, जो आउटर मोस्ट शेल जिसको बोलते हैं, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसका ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है बच्चा, बढ़ता है, उसका रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि F अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एक ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाता है, और यही एक रीज़न है कि यहाँ पे जो है एनर्जी क्या होगी बच्चा, रिलीज होगी, एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। अगर मोर स्टेबल फॉर्म में अपनी जा रहा है तो एनर्जी क्या करता है, सिस्टम रिलीज करता है, पहला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि कुछ केसेस में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। बात कर लेते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने लिया है नियोन लिया है, आपने क्या लिया है, नियोन लिया है। अब नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ मैं बहुत शॉर्ट में, 1s2 2s2 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में बताइए, वैलेंस शेल क्या होता है, आखिरी शेल, आखिरी शेल में कितने, अभी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने डोनेट किया तो कहाँ पे जाएगा, Ne-1 में। तो पहले इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, तो क्या ये इसकी टेंडेंसी होगी का, ऑक्टेट कंप्लीट मतलब क्या, कि ये पहले से स्टेबल है, ये पहले से स्टेबल है। अरे आपने सुना भी होगा ना एक नाम, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस का मतलब क्या है, कि वो दूसरे से आसानी से रिएक्ट नहीं कर रहा। आसानी से रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है, क्यों, क्योंकि उनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, तो ये नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, ठीक है। बट आपको तो फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करोगे, मतलब फोर्सफुली आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। फोर्सफुली मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे कैसे हो जाएगी बच्चा, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझे कि कब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, कब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे अभी तक ये समझ चुके हैं क्या, कि जो सेकंड टाइम आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, अब किसी में भी ऐड करो आप, पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी हमारे पास एटम है, अगर उसमें सेकंड टाइम आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो वहां पे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी हमेशा क्या रहेगी, बोलो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। ओके बच्चा, नाउ बात कर लेते हैं क्या, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं, बोलो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं तो जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। अब हमारे पास कहीं ना कहीं एटम को देखें तो कुछ एटम में जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। जेड इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर का जो इफेक्टिव जो चार्ज है वो ज्यादा बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, और वहां पे आपने इलेक्ट्रॉन लाया, जैसे कि हमारे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता हुआ यहाँ से निकल रहा है, मान ले रहे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यहाँ से घूमता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे अगर इसमें बहुत ज्यादा इसको अट्रैक्शन दिख रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, कि इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर रहे हो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि ये जो इफेक्टिव जो चार्ज है, यानी कि जो जेड इफेक्ट है, ये बहुत ज्यादा डोमिनेट है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से आप ऐड कर सकते हो, उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, कि लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में आप जा रहे हो तो जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये तो रेगुलर जनरल ट्रेंड है, इसके कुछ एक्सेप्शन होंगे। एक्सेप्शन अभी अपन ने देखा भी सही ना, फ्लोरीन और नियोन का। फ्लोरीन तो भले यहीं पे है, नियोन यहाँ पे, ठीक है, तो बट इन दोनों में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी तो नेगेटिव में होती है, बट इसकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव में हो जाती है। तो कुछ एक्सेप्शन भी है, बट जनरल ट्रेंड क्या है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, टॉप टू अगर बॉटम हम जा रहे हैं, टॉप टू अगर बॉटम जा रहे हो, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, तो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कम, तो इलेक्ट्रॉन जो है एफिनिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला पॉइंट हम देख चुके हैं नियोन के केस में, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से स्टेबल है, जैसे कि उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल अगर उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, या उसमें क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, या हमारे पास क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इन केसेस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, कम होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो नेगेटिव रहेगी। देख भी सकते हैं आप कैसे, सारे कहाँ गया, यहाँ पे देखा ना, हमारे पास जो नियोन है उसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, या उसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन पहले से स्टेबल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगा बच्चा, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तो जस्ट इससे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वालों की होती है या तो नेगेटिव या होती है लगभग जीरो। जीरो भी क्यों बोल सकते हैं कि वो चाहते ही नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, ठीक है। और मोर स्टेबल का रीजन क्या क्या हो जाएगा, या तो हाफ फील्ड है तो भी ज्यादा स्टेबल होता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है तो भी ज्यादा स्टेबल होगा। हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो कौन कौन से हो जाएगा, जैसे कि S1 S2, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में S1 हो गया, P3 हो गया, D5 हो गया, या फुल फील्ड में S2 हो गया, P6 हो गया, या D10 हो गया। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन अपने को देखने को मिल रहा है, S1 P3 D5 या S2 P6 D6, या ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसको बोलेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो यहाँ पे सभी फैक्टर यहाँ पे अपन कंसिडर कर चुके हैं। नेक्स्ट, इरेगुलरिटी। देखो यहाँ पे भी अपन ने बात किया था कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो तो जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है बच्चा। जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा, जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जनरली क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए थी, बट यहाँ पे अपन ने कुछ वो पॉइंट भी कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पे देखो बच्चा, अब ये भी मैंने बोला था कुछ हाफ फील्ड और फुल फील्ड, तो Be2 का फुल फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर इसमें और इसमें कंपेयर करें तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का भी क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और नियोन का भी क्या है, यहाँ पे फुल फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। सो दीज यहाँ पे जो बेरिलियम है या जो नाइट्रोजन है और या जो नियोन है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी या तो वो क्या होगी, बहुत कम, या अपने आप में कैसे रहेगी बच्चा, वो नेगेटिव में रहेगी, ठीक है। जैसे नियोन की तो क्या होती है, नेगेटिव भी होती है, ठीक है। इसकी भी क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ओके, सो ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे याद रखने आपको कि कब रेगुलर ट्रेंड में चेंजेस आएगा। दूसरा यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है क्या, इससे भी जो कि कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है उन्होंने, कि टॉप टू अगर बॉटम आप आ रहे हैं, हम कहां पे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम, तो साइज बढ़ता है। टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम। मतलब इलेक्ट्रॉन एटम नहीं चाहता, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड हो इजीली तो ये होता है। तो इसके बेसिस पे अगर हम टॉप टू बॉटम अगर जाएं, टॉप टू बॉटम का क्या मतलब है, जैसे कि आपने ले लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हो तो साइज क्या, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम। तो यानी कि ऐसा होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है तो, बट ये ट्रेंड आता है क्या, नहीं। यहां पे ट्रेंड एक्चुअली क्या आता है, ये ट्रेंड आता है बच्चा यहाँ पे। अब इसका रीजन क्या है यहाँ पे समझते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्चुअली मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, किसी भी एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो वहां पे कितना एनर्जी एक्सचेंज होगा, उसी को आपने बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन ने गेन किया तो कितना एनर्जी चेंज हुआ। अब अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर हम हमारे पास फ्लोरीन है, अगर हमारे पास क्या लिया आपने बच्चा, फ्लोरीन आपने लिया है। अब फ्लोरीन का जो है साइज काफी कम होता है, इसका जो साइज है वो काफी क्या होता है, लेस। साइज काफी कम है तो यानी कि जो फ्लोरीन है उसके बीच उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। भाई फ्लोरीन के पास पहले भी, उसके पास खुद के भी तो इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है। अब वो छोटे से स्पेयर पे डिस्ट्रीब्यूट है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपन कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, तो आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो भी,
आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी इसकी, बट रिपल्शन हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो नियोन वाला केस रिकॉल कर पा रहे क्या? नियोन वाले केस में अपन ने ये देखा था कि अगर नियोन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन पहले से स्टेबल है, तो वो नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, ठीक है। फोर्सफुली अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, जहां पे भी फोर्सफुली वर्ड आ रहा है, तो आप वहां पे ध्यान रखेंगे क्या कि आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, आपको वहां पे एनर्जी सप्लाई बच्चा करनी पड़ेगी। और उसी तरह से यहाँ पे भी सेम रीजन हो गया कि फ्लोरीन में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा, रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल तो फ्लोरीन में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगा ज्यादा स्टेबल, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो ओवरऑल तो एनर्जी रिलीज होगी। यहां पे देखना दो कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। शायद ये अपन ने पढ़ भी चुके हैं कि कब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, कब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। कहां गया ये वाला केस कि हमारे पास फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐड किया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल है, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बट यहाँ पे अपन एक और कॉन्सेप्ट देख रहे हैं क्या, और क्लोरीन में भी ऐसा ही होगा, क्लोरीन में भी बच्चा ऐसा ही होगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा Cl माइनस में, क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2s2 2p5 की जगह क्या होता है यहाँ पे बच्चा 3s2 3p5। ये इसका क्या लिखा मैंने, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या लिखा है मैंने, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा 3s2 3p6। देख सकते हैं वैलेंस शेल में इसके भी कितने हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, यानी कि डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव यहाँ पे भी। बट हम क्या बोलेंगे कि इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, जबकि ज्यादा किसमें रिलीज होनी चाहिए थी, फ्लोरीन में, क्योंकि इसका साइज तो सबसे छोटा है। बट इसका क्या रीजन है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा रिपल्शन फील करता ही है, और रिपल्शन फील करता है तो इसको फोर्सफुली आपको थोड़ा सा ऐड करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और यही एक रीजन हो जाता है कि फ्लोरीन और अगर क्लोरीन में हम कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादा होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, बट रिपल्शन की वजह से ज्यादा किसकी हो जाएगी बच्चा, क्लोरीन की। तो फाइनली हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा किसकी हो जाएगी बच्चा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन जो है गेन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन से, बाकी सेम ही है। टॉप टू बॉटम जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, बाकी सेम है। अब इसको याद भी रख लेना आपको क्या कि सेकंड और थर्ड पीरियड की अगर बात करें तो ये तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो गए, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, और ये हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो गए, एल्यूमिनियम सल्फर फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन। तो यहाँ पे याद ही रखना है कि जो सेकंड पीरियड के मेंबर होते हैं ओवरऑल तो ज्यादा होनी चाहिए थी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट हम क्या देखते हैं कि थर्ड जो पीरियड वाले एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी 2p वाले एलिमेंट से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, कम होता है। साइज अगर कम होगा तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन की वजह से ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे उतना रिलीज नहीं हो पाता, ठीक है क्या। तो ये अपने को इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी है बच्चा कई बार, ठीक है। यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बोरोन एल्यूमिनियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की, नाइट्रोजन फास्फोरस में किसकी हो जाएगी, फास्फोरस की, है ना, ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा किसकी हो जाएगी, सल्फर की। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन भी याद रखना है इस वाले केस में, सल्फर वाली फैमिली में क्या कि सल्फर वाली फैमिली यहाँ पे गिवन भी है ना, सल्फर फैमिली में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं अपन OS से टीपो, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, खैर। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, ये कॉन्सेप्ट अपन देख चुके हैं। बट यहाँ पे तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सल्फर की, ठीक है। अब सल्फर की तो सबसे ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की हो जाती है लास्ट में, ऑक्सीजन आ जाता है लास्ट में, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे रिलीज होगी, सल्फर में, फिर उससे कम Ac, फिर Te, फिर PO, और फिर लास्ट में आ जाएगा क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें ये एक एक्सेप्शन केस याद ही रखना है अपने को। बाकी में तो सेम है, बाकी में सेम का क्या मतलब, जैसे कि हेलोजन फैमिली में अगर बात करें तो ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन की, बट ज्यादा किसकी होगी आएगी, थर्ड पीरियड वालों की, यानी कि क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी किससे, सेकंड वाले से, मतलब फ्लोरीन से। बाकी सेम है, Br की फिर आएगी। तो यहाँ पे देख भी लो, Cl की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की कम, फिर Br की और कम, फिर आयोडीन की और कम, फिर एंटीमनी की और कम, ठीक है।
तो ऑक्सीजन वाला ट्रेंड थोड़ा सा अलग से याद रखना है कि ऑक्सीजन में तो सबसे कम हो जाती है ऑक्सीजन की, ठीक है, इतना सा। ओके बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फाइनली समराइज कर देते क्या कि कहीं ना कहीं ये बात करता है क्या कि इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड किया तो वहां पे कितना एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या मतलब होता है, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्चुअली बताता है एक टेंडेंसी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इट इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हमारे पास जैसे कि एक H है और एक क्या है हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं बच्चा, या इससे अच्छा एग्जांपल लेते हैं ना जो कि आप फेमिलियर भी हैं, जिससे आप वाटर लेते हैं, पानी। ये पानी का मॉलिक्यूल है। अच्छा, आपको शायद ये पता होगा कि पानी का जो मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल अपने आप में पोलर होता है। किसी ने सुना है ये वर्ड पोलर? पोलर का मतलब क्या है कि हमारे पास स्पीशीज पे क्या हो गया, कुछ चार्ज डेवलप हो गया है। जैसे बात करते हैं ना नॉर्थ पोल साउथ पोल की, तो वहां तो मैग्नेटिक पोल होते हैं, बट अगर हमारे पास चार्ज है किसी एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। तो हमें शायद पता होगा, आपको पता होगा कि H2 अपने आप में कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका कैसे। हम क्या देखते हैं बच्चा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड को पहले मैं यूज ही कर लेता हूं ना। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की ज्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। वो क्यों है ज्यादा उसको समझ लेंगे फिलहाल थोड़ी देर के लिए, बट मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है हाइड्रोजन से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली होता क्या है, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है। तो कभी, अच्छा आपको ये बात भी पता होगी कि कभी भी जब कोई केमिकल बॉन्ड बनता है, जैसे कि ये बॉन्ड बना है, तो इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया। ये केमिकल बॉन्ड बना है, इसमें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसमें हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीजन की। शेयरिंग का जनरली मतलब क्या होता है, 50-50%। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, 50%। जैसे अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया, 50% मैंने अमाउंट लगाया, 50% किसी दूसरे ने लगाया, तो ये होता है शेयरिंग का मतलब, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे होने चाहिए एकदम मिडिल में, इस तरह से होना चाहिए था। बट हम क्या देखते हैं, जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी कि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज्यादा। तो होता क्या है बच्चे, यहाँ पे फाइनली ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ, या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, ऑक्सीजन की तरफ। और ऑक्सीजन की तरफ जैसे जाएगा तो यहाँ पे मॉलिक्यूल आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे रहा, ऑक्सीजन के पास ही, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था, शेयर था, वो 50% की फॉर्म में है, बट वो शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ, शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ। अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा, ये आपको पता भी है, अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो बोलो सोडियम पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव। बोलो क्लोरीन ने अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है बच्चा, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो आपको पता होगा नेगेटिव। तो यहां पे देखो कंप्लीट हमने चार्ज लिखा है प्लस, और कंप्लीट चार्ज लिखा है क्लोरीन पे -1, ठीक है। कंप्लीट चार्ज का मतलब क्या है कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है। सोडियम ने अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सोडियम पे पॉजिटिव +1 चार्ज। क्लोरीन ने पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया है, तो क्लोरीन पे -1 चार्ज। अब यहां पे देखना, इस मॉलिक्यूल पे भी चार्ज डेवलप होंगे, बट वो चार्ज कंप्लीट डेवलप नहीं होगा बच्चा। यहां पे अपन बोलते हैं पार्शियल चार्ज। ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आता है। ये डेल अपने को रिप्रेजेंट करता है क्या, इसको बोलते हैं डेल। डेल रिप्रेजेंट करता है किसको, पार्शियल चार्ज को। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, पार्शियल चार्ज। पार्शियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस वाले केस में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे दिया है सोडियम ने। यहां पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन तो लूज तो किया थोड़ा सा, बट वो इसी बॉन्ड में अभी भी है, बट वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया है। मतलब इसी बॉन्ड में है बट ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया है। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मतलब दिया तो सही, दिया तो उस पे पॉजिटिव चार्ज, बट डेल अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चा, पार्शियल चार्ज को, यानी कि पार्शियली वो शिफ्ट हुआ है। और इसी पार्शियली शिफ्टिंग क्यों हुई है बच्चा, तो हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अपन बात करते हैं किसकी, टेंडेंसी की, जिसकी अपन बात करते हैं किसकी, टेंडेंसी ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट, और सॉरी टेंडेंसी ऑफ एटम, ठीक है। सो और जैसे चार्ज डेवलप हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम बोलेंगे H2 मॉलिक्यूल अपने आप में क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल रीजन ऑफ पोलरिटी ऑफ एटम। नेक्स्ट
जो अच्छा ये वाले स्केल यहाँ पे सिर्फ देख लेते हैं पॉलिंग स्केल और मोलिकन स्केल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम यहाँ पे दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, पॉलिंग ने। तो पॉलिंग क्या बोलते हैं, इस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे x है, क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, x भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम। तो हमारे पास ए और बी दो अलग अलग एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस अपन फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। ये फॉर्मूला गिवन है, ई ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी। मतलब ए बी बॉन्ड जो है इसको ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी, उसको बोलेंगे ई ए बी। ई ए का मतलब क्या है कि जब हमारे पास ए मॉलिक्यूल रहा होगा तो इसमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। बीबी का क्या मतलब है कि हमारे पास जब बीबी रहा होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो ई ए बी, ई ए या ई बी बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं दोनों के बीच का। एक होता है मोलिकन स्केल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके अपन। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम से आयन को बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि आयोनाइजेशन में तो आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आज अपन ने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो कितना एनर्जी एक्सचेंज हुआ, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया साइन से तो वो बन जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अगर दोनों को हमने सम कर दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, तो हमें क्या देगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी रिगार्डेड एज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये क्या हो गया, मोलिकन स्केल। तो इन दो स्केल के बेसिस पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे बच्चा फाइंड कर लेते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या कि एक रेगुलर ग्रेजुअल चेंज की अपन बात करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अपन ने बात कर लिया कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। फिर वहां पे अपन ने एक्सेप्शन देखे थे। एक्सेप्शन के दो रीजन थे, हाफ स्टेबल कॉन्फिगरेशन, हाफ फील्ड, फुल फील्ड या ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, और एक दूसरा एक्सेप्शन अपन ने देखा था सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जनरली लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली जेड इफेक्ट बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आप जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली है क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब वापस से सेम कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारे पास +10 है और यहाँ पे कितना है, +12 है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा था और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है। ज्यादा यहाँ पे 10 प्लस चार्ज है, यहाँ पे +12 चार्ज है, तो ज्यादा इसीलिए यहाँ से गुजर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कौन स्पीशीज करेगी, बोलो आप खुद से। तो ये वाला है ना, क्योंकि इस पे ज्यादा चार्ज है। तो यही हम बोल सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं जेड इफेक्ट से कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हो तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है यानी कि इस इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस में डिस्टेंस बढ़ेगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, वैसे वैसे अट्रैक्शन कम होगा। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्या कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देख भी लिया ना अपन ने, जितना पॉजिटिव, जैसे जैसे हमारे पास A है, A+ है, A+2, A+3 है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दैट्स इट, ऑब्वियसली। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चा कॉन्सेप्ट है क्या कि जो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली अपन बात भी कर लेते हैं इसकी, कि जैसे हमारे पास 3 तरह के कार्बन हैं, CsP3, एक कार्बन है sp2 वाला, एक कार्बन है क्या sp2 वाला, और एक कार्बन है क्या sp वाला। ठीक है, पढ़ेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन को कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है अपना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 4 ऑर्बिटल हैं, एक s और 3 p। 4 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल s है, तो इसमें बात करते हैं परसेंटेज s कैरेक्टर। क्या बात करते हैं इसमें, परसेंटेज s कैरेक्टर।
4 में से एक मतलब एक चौथाई मतलब 1/4 मतलब कितना 25%। 3 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल ऐसे है यानी कि 33%, 33.33 1/3। 2 ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल में एक एस ऑर्बिटल है यानी कि एस का कैरेक्टर कितना 50%। तो एस कैरेक्टर अगर बढ़ता है बच्चा, एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इन तीनों कार्बन है तो तीनों कार्बन एटम ही, यहां पे देखो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्या है तो तीनों कार्बन एटम, बट तीनों कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी इस कार्बन की, फिर इसकी सबसे कम, क्योंकि सबसे ज्यादा इस कैरेक्टर इसमें है। ठीक है, सो ये फैक्टर हो गए किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करने पे। ठीक है, यहाँ पे पोलिंग स्केल के बेसिस पे, जो कि अभी अपन ने देखे 2 स्केल, पोलिंग स्केल और मोलिकुलर स्केल, तो पोलिंग स्केल पे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन है जनरली, एज सच इनको याद रखने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा पार्ट। देखो यहाँ से हम लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं बच्चा। लिथियम, ये सेकंड पीरियड हो गया अपना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेकंड पीरियड हो गया। अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चा, बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो लिथियम की 1, इसकी 1.5 2 3 4, फ्लोरीन की कितनी 4। और एक्चुअली याद भी रखना है क्या कि फ्लोरीन की जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाईएस्ट। ठीक है, क्या इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कौन, फ्लोरीन। कि सर आप पूछ सकते हैं कि सर नियोन होगा ना, कि सर नियोन तो और भी लेफ्ट में आ रहा है। अब खुद से आंसर सोचो, नियोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी फ्लोरीन से, क्यों, क्योंकि हम बोल सकते हैं ऐसा कि नियोन का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसको केमिकल बॉन्डिंग में अपन डिटेल में पढ़ते हैं, बट याद ही रखेंगे थोड़ी देर के लिए। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो पहले से स्टेबल है, वो नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी अपन यही देखा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने क्या बोली थी, नियोन की, या जो इनर्ट जो गैसेस होती है सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती बच्चा, नेगेटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहां पे क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सभी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नेगेटिव, यानी कि वो नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, कौन, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भले ही फ्लोरीन के बाद आता है नियोन, बट यहाँ पे क्या नियोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा होगी क्या, नहीं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन याद रखना है अपने को। दूसरी बात, जब टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या कि फ्लोरीन के नीचे आएगा क्लोरीन, फिर Br आयोडीन, तो टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। तो यहाँ पे देख भी लो, फ्लोरीन की अगर 4 है तो क्लोरीन की कितनी है, 3, Br की कितनी 2.5, आयोडीन की कितनी 0.5। तो टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम, 3, 2.5 और 2.8 और 2.5। ठीक है, यहाँ पे कोई अपने पास एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एक देखो, हम जो फर्स्ट लेक्चर देखे थे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का, उसमें अपन बात कर रहे थे कि होमो जो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि हमने बात कर लिया कि इसका H2 का। ठीक है, तो इनका अगर मेरे को रेडियस निकालना है हाइड्रोजन का, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस H2 मॉलिक्यूल में इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस की डिस्टेंस देख लूंगा। ठीक है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की, और इस डिस्टेंस को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो वही मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा किसका, हाइड्रोजन का। बट अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह का, एक बार है H, मेरे को हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक बार H है और एक Cl है, तो क्या यहाँ पे हम इसका रेडियस इस तरह से फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो वहां पे आप ये डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे, इसके बेसिस पे कि आपने निकाल लिया ये डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और आर ए और आर बी किसका रेडियस है बच्चा, एक मॉलिक्यूल और दूसरे, सॉरी एक एटम और दूसरे एटम का रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम उनके रेडियस में रिलेशन निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेट्रोएटॉमिक मतलब क्या कि दोनों के दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है। अगर एटम डिफरेंट है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उनमें रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहेगा तो उसको रेडियस से इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हम पढ़ चुके बच्चा क्या, सर्टेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दैट इज एटॉमिक रेडियस। दूसरा अपन ने पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा और चौथा अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देन हम स्टडी कर चुके क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, यहाँ पे आप खुद से सोच के आंसर करना थोड़ा सा मेरे को
इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में दोनों में डिफरेंस क्या है, सोच पाएंगे क्या आप? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को ऐड ही कर रहे हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन पूरा ऐड कर रहे हो तो वहां पे एनर्जी एक्सचेंज होगा, या तो एनर्जी बाहर निकल जाएगी, एनर्जी कम आ जाएगी। ये पूछा भी है आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। तो आपने अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया कंप्लीटली तो वहां पे एनर्जी एक्सचेंज होगा, मतलब उसमें कुछ एनर्जी की वैल्यू रहेगी, 10 किलो जूल, 200 किलो कैलोरी, इस तरह से कुछ एनर्जी की वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तो अपन क्या पता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को क्या पता है, इट इज जस्ट अ टेंडेंसी, कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का बस किसी भी एटम का एक टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बात करता है जस्ट अ टेंडेंसी, वहां पे अपन मैग्नीट्यूड वाइज कुछ बात नहीं करते, है ना। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अपन बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, कितनी एनर्जी वहां पे एक्सचेंज होगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दोस टू। लास्ट टॉपिक है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में कि टाइप ऑफ ऑक्साइड और उनका नेचर, ठीक है। ऑक्साइड को अपन ने डिवाइड किया बच्चा एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड में। एसिडिक ऑक्साइड क्या होंगे, जैसे कि हमारे पास SO2 का ऑक्साइड लिया है, अब जैसे आपने इसका वाटर में सॉल्यूशन बनाया तो क्या देगा आपने को H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड H+ लूज करेगा, यानी कि इसका जो ऑक्साइड है वाटर में जैसे आपने पुट किया तो जो क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, यानी कि इस ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। CO2 को आपने जैसे ही पानी में बनाया तो बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, आपको पता होगा, ये भी क्या देगा सॉल्यूशन में, H+ देगा। या SO3 लिया है, ठीक है, वो क्या देगा H2SO4, आपको पता ही है H2SO4 तो क्या है, एसिड है, ये भी क्या देता है सॉल्यूशन में, H+ प्रोवाइड करेगा। तो इनके ऑक्साइड का जैसे हमने रिएक्शन कराया वाटर के साथ तो क्या बन रहे हैं, अगर एसिड बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे ऑक्साइड को, एसिडिक ऑक्साइड। तो हम बोल सकते हैं SO2, CO2, SO3 आर दी व्हाट, एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड का क्या मतलब रहेगा बच्चा, कि आपने जैसे ही ऑक्साइड को मिलाया है पानी में तो इसका जैसे सॉल्यूशन बन रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, बेस। NaOH के बारे में आपको पता है कि NaOH ब्रेक होगा किसमें, Na+ और OH- में, ठीक है। OH- यानी कि बेस। जैसे कि आपने मिलाया CaO को, ठीक है, रिएक्ट कर लेगा H2O से, बना रहा है CaOH ट्वाइस, अपने आप में क्या बना रहा है, बेस, ठीक है। तो एक और बोल सकते हैं कि इनका जो ऑक्साइड है वो किससे रिएक्ट कर लेगा, एसिड से। अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा है यानी कि खुद का नेचर कैसा होना चाहिए, बेस से। आपको ये बात तो पता है ना बच्चा कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर हमारा जो CaO ऑक्साइड है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो हम बोल देंगे CaO ऑक्साइड अपने आप में कैसा है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कि एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जो ZNO है वो HCl से रिएक्ट किया। HCl क्या होता है, एसिड होता है। HCl अपने आप में क्या है, एसिड है। तो अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा है ये स्पीशीज तो इसको बोलेंगे बेस। तो ZNO किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, बेस, ठीक है। एक्चुअली रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाता है, ZnCl2। अब यहाँ पे देखो जो ZNO है वो किससे रिएक्ट कर रहा है इस बार, NaOH से बेस। NaOH तो क्या है, बेस है, बेस से रिएक्ट कर रहा है यानी कि ZNO के साथ बिहेव कर रहा है इस बार, एसिडिक कंपाउंड तो बन जाता है Na2, ZNO2 उससे मतलब नहीं है फिलहाल, सिर्फ अपन इतना समझना चाह रहे हैं क्या कि एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखो ZNO ने एक बार तो बिहेव किया एज अ बेस, एक बार बिहेव कर रहा है एज एसिड। या दूसरा भी अपन बोल सकते हैं कि एक ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिड से भी रिएक्ट कर लेगा और बेस से भी रिएक्ट कर लेगा, उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कई बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बच्चा अपने को याद ही रखना है, बेरिलियम, जिंक, टिन, SNO, SNO2, ठीक है। दीज आर दी व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट, न्यूट्रल ऑक्साइड। अच्छा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर न्यूट्रल और एम्फोटेरिक तो एक ही ना। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि ना तो वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है ना बेस से रिएक्ट कर रहा है। अच्छा एम्फोटेरिक में बोलो, एम्फोटेरिक में क्या था, एम्फोटेरिक एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा। जैसे ZNO लिया तो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, HCl से भी रिएक्ट कर रहा है और NaOH से भी रिएक्ट कर रहा है, तो ZNO को बोलेंगे एम्फोटेरिक। बट न्यूट्रल क्या होता है कि ना तो वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है ना बेस से रिएक्ट कर रहा है, न्यूट्रल है वो। तो ये डायरेक्ट एग्जांपल आपसे पूछे गए हैं कई बार, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, NOOF2, ठीक है। तो ये तो अपन मतलब समझ गए यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड का क्या मीनिंग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट,
पीरियोडिसिटी की अगर यहाँ पे बात करें तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे बच्चा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। आपको ये भी पता होगा ना, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में अपने थोड़ा बहुत आइडिया लगी गया अभी तक कि पीरियोडिक टेबल में जो है इसको अपन बोलेंगे अल्काइली मेटल, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे तो है मेटल मोस्ट, यहाँ पे क्या है, मोस्टली नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल का क्या टेंडेंसी होता है बोलो, या इनकी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन इनके एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, और इसको अप्रूव भी कर सकते हैं ना अपन, आज कई सारे टॉपिक अपने पढ़े भी हैं, ठीक है। जैसे कि बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो नॉन मेटल, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन, इस तरह से आप भी रख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑक्साइड का, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड का क्या होगा, डिक्रीज, और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इस सेकंड पीरियड में अपन जा रहे हैं, सेकंड पीरियड के ऑक्साइड है, ये क्या है, सेकंड पीरियड के ऑक्साइड है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इधर से इधर जाओगे तो कोई भी एक वर्ड याद रख लो, इधर से उधर जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एसिडिक बढ़ रहा है यानी कि शुरू वाले तो होंगे बेसिक, शुरू वाले तो कैसे होंगे, बेसिक, बाद वाले कैसे रहेंगे, एसिडिक, बाद वाले कैसे रहेंगे, एसिडिक। तो बीच वाला जो है एम्फोटेरिक हो जाएगा। एम्फोटेरिक का मतलब समझ गए क्या, कि ये बेसिक की तरह भी बिहेव कर सकता है, एसिडिक की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। अभी पढ़ा भी अपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब रहेगा, तो शुरू वाले बेसिक, बीच वाले एम्फोटेरिक और बाद वाले क्या, एसिडिक, ठीक है। तो ये वीकली एसिड एसिडिक और ये स्ट्रॉन्गली एसिड, ये क्या हो जाता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाते हैं, ठीक है। टॉप टू अगर बॉटम जाओगे, जैसे कि ले लिया अपन ने टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे आप जा रहे हो लिथियम, सोडियम, ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इनका इंक्रीज होगा, ओके। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना पार्ट, ओके। इसमें लास्ट में इसको थोड़ा सा मैं समराइज भी कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में अपन ने देखा ठीक है, एक रफ डायग्राम देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल का। ये हमारे पास एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये क्या हो गया, डी ब्लॉक, और ये हो गया हमारे पास एफ ब्लॉक, ठीक। तो सर्टेन प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं लास्ट टाइम क्या क्या हमने स्टडी किया है पीरियोडिक टेबल में। तो हमने यहाँ पे कुछ सर्टेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हो रहा है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज उसमें एक रेगुलर चेंज है, एक ग्रेजुअल चेंज अपने को देखने को मिल रहा है, उसी को क्या बोले, पीरियोडिसिटी, ठीक है। अब पीरियोडिसिटी अपन ने किस किस में देखा बच्चा, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस में, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे दो तरह की बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट की पीरियोडिक टेबल में और टॉप टू बॉटम की, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी बच्चा है, रेडियस की। खुद से आंसर करेंगे तो बेटर है। तो बताओ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रहा है, बोलेंगे डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा सर, रीजन भी लिख सकते हैं, जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ रहा है यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस के पास आएगा, साइज कम होता रहेगा, रेडियस कम होगा। अच्छा रेडियस कम होगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर उसको हटाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जितना ज्यादा अट्रैक्शन है उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने में जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो रेडियस देख लिया, आयोनाइजेशन एनर्जी देख लिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बच्चा, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, ये आज ही देखा अपन ने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी आज ही अपन ने देखी है, वो भी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। बात हमने किया है और एसिडिक नेचर ऑक्साइड का, वो भी क्या होगा बच्चा, बढ़ेगा। बात कर लेते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम बोलो, यहाँ पे क्या होता है, साइज लगातार बढ़ेगा। साइज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस की बात कर ली। दूसरा साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। टॉप टू बॉटम जा रहे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती बच्चा, कम। ये आज ही अपन ने पढ़ा है। और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, कम।
और टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हो तो बेसिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर ऑक्साइड का क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड विल इंक्रीज, और यहाँ पे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड विल इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो। ठीक है, एक इसमें एक और कंडीशन आ जाती है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आप ऐसा चेंज आ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इसी पे बेस्ड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं बच्चा उसको, डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे कि थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, ऐसा जितना रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि इस ब्लॉक एलिमेंट में इसको पढ़ते हैं अपन। लिथियम बेरिलियम, ये हो गया सोडियम मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बच्चा सेकंड पीरियड। ये कौन सा हो गया हमारे पास, फर्स्ट पीरियड, सॉरी सेकंड पीरियड, और ये क्या हो गया, थर्ड पीरियड। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया हमारे पास सेकंड ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे अभी अपन ने देखा है, उन फैक्टर को कंसीडर करते हैं। लेफ्ट टू राइट बोलो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो मान लो लिथियम का साइज है तो बेरिलियम का साइज इतना होगा। दूसरा हमने लिखा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो लिथियम का साइज इतना है, ये लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। सो लिथियम का साइज इतना है तो सोडियम का साइज इतना हो गया। टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। तो बेरिलियम से जा रहे हो तो साइज इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे दो बातें समझ में आ रही क्या, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब अगर डायगोनली अपन जाए, अगर हमसे बोला है कि डायगोनली जाओ आप, तो लेफ्ट टू राइट भी नहीं, टॉप टू बॉटम भी नहीं, डायगोनली। तो यहाँ पे डायगोनली में देखो दो फैक्टर काम करे साइमल्टेनियसली, आप लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हो और साथ ही साथ टॉप टू बॉटम भी जा रहे हो। समझ पा रहे क्या, लेफ्ट टू राइट क्या बोलता है, साइज इंक्रीज होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम सॉरी साइज डिक्रीज होनी चाहिए। तो एक फैक्टर बोलता है कि जब लिथियम से मैग्नीशियम में आप जा रहे हो तो साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज। बट लिथियम सेकंड पीरियड का है और मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है, तो जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो एक फैक्टर बोलता है कि नहीं नहीं साइज तो इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब डायगोनली दोनों फैक्टर एक दूसरे को ऑलमोस्ट कैंसिल आउट करेंगे, और हम क्या देखेंगे, इसका जो साइज है मैग्नीशियम का वो लगभग किसके बराबर ही होता है, मैग्नीशियम का साइज लिथियम के बराबर ही होगा। और इसी को क्या बोलेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें का सिमिलरिटी होती है, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसका इससे दे दिया बेरिलियम का दे देंगे अपन किससे, बोरोन से, मैग्नीशियम सॉरी एल्यूमिनियम से, इस तरह से। ओके, तो डायगोनली अपन जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्या, डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, मोस्टली आपको याद रखना है बच्चा ये वाली सीक्वेंस कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल में अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो किस तरह से प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, टॉप टू बॉटम मूव करे तो किस तरह से चेंज आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, अगर एग्जाम की बात करें नीट में या जेईई में, तो हमसे इनके साथ साथ मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके एक्सेप्शन से। क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाते हैं एक्सेप्शन से, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा था कि एल्यूमिनियम और गैलियम में भले ही टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, भले ही आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज क्या होना चाहिए था, कम। बट हम क्या देखते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम में टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज। साइज क्या होना चाहिए था, इंक्रीज। तो ऐसा आना चाहिए था। बट हम क्या देखते हैं, नहीं नहीं एल्यूमिनियम का साइज तो क्या हो जाता है, गैलियम से ज्यादा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे अपन ने एक्सेप्शन देखा, रीजन अपन ने देखा था डी ऑर्बिटल का फिलिंग। डी ऑर्बिटल का फिलिंग मतलब पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। शील्डिंग अगर पुअर होता है, न्यूक्लियस को ढका नहीं डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास में आ जाएंगे। तो गैलियम में साइज बढ़ना चाहिए था, बट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन ने याद रखना है क्या, जिरकोनियम हाफनियम का जो साइज है ऑलमोस्ट इक्वल क्यों होता है। ठीक है, और बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड में भी यही रीजन है कि अगर एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है, पोर शील्डिंग होता है, पोर शील्डिंग है तो इलेक्ट्रॉन पास में आएगा किसके, न्यूक्लियस के। ठीक है, तो अपन ने जो भी रेडियस में, और फिर अपन ने बात किया था डी ब्लॉक एलिमेंट में ही कि शुरू में तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज, फिर क्या होता है, कांस्टेंट, और जिंक में जाके वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको सर्टेन एक्सेप्शन भी याद रखने हैं। ठीक है, तो जनरल जो पीरियोडिसिटी की बात करते हैं कि किस तरह से वहां पे ट्रेंड क्या 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 चेंजेस आ रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, वो। और दूसरा यहाँ पे एक्सेप्शन से जनरली क्वेश्चन बनते हैं आपसे। ठीक है, तो एक्सेप्शन हर जगह पे एक्सेप्शन है। जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन था, बोलो इसको याद आ रहा है क्या, जैसे कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इधर से इधर जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, बढ़नी चाहिए थी।
तो बोरोन से ज़्यादा है कार्बन से ज़्यादा है फ्लोरीन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से। तो ये आना चाहिए था ना, मतलब नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए तो ऑक्सीजन की, बट हम क्या देखते हैं नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो इसका रीजन आपको वो रिकॉल कर पा रहा है कि आप में से, आप बोलोगे हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन में क्या है, P3 है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल नहीं सकते। और यही आज भी अपन ने पॉइंट देखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, है ना, कि अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होता है ना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, नाइट्रोजन की। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने दे रहा क्योंकि वो पहले से स्टेबल है, उसमें हाफ फील्ड है फुल फील्ड है, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चा अपने को रेगुलर ट्रेंड याद रखना और उसमें कुछ एक्सेप्शन अपने को याद रखने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपन ने बात किया सेकंड और थर्ड पीरियड का, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास एक ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी हमने यहाँ तक स्टडी किया है। डू प्लीज रिवाइज एंड रिपीट एनसीईआरटी से, ठीक है। एक बार रीड करेंगे नॉर्मली, फिर उसमें जो सॉल्व क्वेश्चन दिए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद भी अगर हमें टाइम मिल रहा है तो इसका एक बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा हो पॉसिबल उतने ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों एग्जाम के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बेटर आपको आइडिया लगेगा नीट का भी एज वेल एज जेईई के भी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक, ओके। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके।